सरेभ्यो नमो नमः। मैं आप सभी का स्वागत करना चाहता हूं अपने इस वीडियो में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम दिल्ली यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 5 DSC 14 संस्कृत ग्रामर का पढ़ाई कर रहे हैं। और इसमें जो है हमने अब तक पहले भाग में कुछ इंपॉर्टेंट सूत्रों पर अध्ययन कर लिया था। आदि रंतेन संहिता तक हमारा अध्ययन हो चुका था। मैंने पिछले में एक प्रत्याहार बनाना भी सिखाया था। अब आज हम दूसरे भाग में आएंगे और हम ट्राई करेंगे कि इसमें हम और सूत्रों को कवर कर सकें। इसमें सबसे पहले मैं आपको प्रत्याहार बनाना सिखाऊंगा, प्रत्याहार कैसे बनता है। तो सबसे पहले भाइयों, प्रत्याहार बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक आपको एग्जाम्पल भी दे रखा है। तो मैं शुरू करता हूं। यहाँ पर मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं, PYQ के ही ये सब आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले प्रत्याहार बनाने के लिए आपको पाणिनि के महेश्वर सूत्र याद होने चाहिए। पिछले वीडियो में मैंने इनका उच्चारण भी किया था और इन्हें बताया था कैसे याद कर सकते हैं। आप वो वीडियो देख सकते हो। तो सबसे पहले हम इसमें एक उदाहरण लेते हैं। जैसे हमने लिया हर्ष प्रत्याहार। अब आप एक चीज का ध्यान देना, हर्ष प्रत्याहार जो है, सर चलिए हर्ष से पहले हम थोड़ा सा छोटा सा लेते हैं, अच प्रत्याहार का उदाहरण लेते हैं। जैसे ये है आपका अच प्रत्याहार, आपको बनाना है, क्या बनाना है? अच प्रत्याहार बनाना है। एग्जाम में आपसे पूछ लिया तो आपको पहले तो अच प्रत्याहार के आने वाले सभी सूत्र पता होने चाहिए। जैसे ऐ उण, ऋलिक, ए ओंग, ऐ औ। आपको ये चार याद होने चाहिए। तब आप पहले वर्ण और अंतिम वर्ण को ढूंढ लोगे। आपका पहला वर्ण क्या है? आ, और अंतिम वर्ण क्या है? चा। तो आपको ये दो वर्ण मिल गए। अब इसके अंदर जो भी मध्य में आने वाले वर्ण है उनको आपको लिख देना है। जैसे ई लिखोगे, उ लिखोगे, ड़ा नहीं लिखोगे, री लिखोगे, ली लिखोगे, पर का नहीं लिखोगे, ए लिखोगे, ओ लिखोगे, ड़ा नहीं लिखोगे, ऐ लिखोगे, औ लिखोगे, चा नहीं लिखोगे। मतलब जो अंतिम इत्संज्ञक वर्ण है उनको नहीं लेना है प्रत्याहार बनाते समय। बाकी उसके आने वाले मध्य वर्ण, पहला वर्ण वो लेना है। जैसे यहाँ पर आप लोग देखना, अच प्रत्याहार में क्या क्या वर्ण आए जो मैंने वहां पर बताए थे आपको। क्या क्या बताए थे? आपका आ आया, ई आया, उ आया, री आया, ली आया, ए आया, ओ आया, आई आया, औ आया। चा नहीं आया, अंतिम वर्ण था। ना ही यहाँ पर रा आया क्योंकि वो इत्संज्ञक वर्ण था। ना की का आया, वो भी इत्संज्ञक वर्ण था। ना ही औच आया और ना चा आया। तो ये आप लोग समझ रहे होगे मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको। अंतिम जो भी इत्संज्ञक वर्ण होंगे वो नहीं आएंगे, उसके आने वाले मध्य के वर्ण अवश्य आएंगे। अब एक हम इसमें उदाहरण जो है समझते हैं और आपको मैं बताता हूं। एक उदाहरण हम लेंगे, हर्ष प्रत्याहार का एक उदाहरण लेते हैं। किसका लेते हैं? हर्ष प्रत्याहार का। अब हर्ष प्रत्याहार इस हा से प्रारंभ होकर इस शा तक जाएगा। तो सबसे पहले आपको महेश्वर सूत्र तो याद ही होना चाहिए। है वरट लड़ यम गढ़ नम झबई गढ़ दस जब गढ़ दश। अब अगर आपको महेश्वर सूत्र याद होगा तो आपको पता चल जाएगा कि इन इन सूत्रों में, मतलब 6 सूत्रों के अंदर हर्ष प्रत्याहार बनेगा। तो सबसे पहले आप क्या लोगे? हा लोगे, या लोगे, वा लोगे, रा लोगे, ला लोगे, या लोगे, मा लोगे, ड़ा लोगे, ना लोगे। लेकिन इसके इत संज्ञक वर्ण नहीं लोगे। जैसे आप टा नहीं लोगे, ड़ा नहीं लोगे, मा नहीं लोगे, यहाँ पर या नहीं लोगे, यहाँ पर शा नहीं लोगे, और शा भी आपको लिखना नहीं है। तो जैसे मैं इसका आपको दिखाता हूँ, यहाँ मैंने हर्ष प्रत्याहार लिखा है तो मैंने लिया हा, या, वा, रिया। पहले वर्ण का हा या वा, रा भी लिया लेकिन टा नहीं लिया मैंने। क्यों? क्योंकि वो इत्संज्ञक है। इसके बाद मैंने ला लिया, ड़ा नहीं लिया। यम गढ़ नम में मैंने जो है ड़ा तक लिया पर उसका मा नहीं लिया क्योंकि वो इत्संज्ञक वर्ण है। झबई में मैं झा और भा लूंगा, ये नहीं लूंगा। घड़ दश में मैं धा लूंगा, शा नहीं लूंगा। मतलब हमें अंतिम इत्संज्ञक वर्ण कहीं भी नहीं लिया है। पहला वर्ण ले लिया और जितने भी मध्य के वर्ण आ रहे हैं वो ले लिए, और अंतिम वर्ण को आप लिखोगे तो आपका हर्ष प्रत्याहार बन जाएगा। तो उम्मीद है कि अब आप लोग प्रत्याहार बनाना तो अच्छे से सीख ही गए होंगे। बहुत इजी है। और किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार आप फिर मैसेज करना, मैं आपको बताऊंगा। और क्या है, महेश्वर सूत्र अच्छे से याद कर लो। महेश्वर सूत्र के बिना तो आप इस संस्कृत ग्रामर को पास नहीं कर पाओगे, क्योंकि इस पर जो है कम से कम 10 से 15 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। अब देखो मैंने यहाँ पर आपकी सुविधा के लिए बहुत सारे प्रत्याहार बना दिए हैं। इन सभी प्रत्याहारों की अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो, क्योंकि PYQ वाले हैं, तो आपका काम आराम से हो जाएगा। इन्हीं में से आएगा और आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। देख सकते हो अल बहुत सारे प्रत्याहार बने हुए हैं, तो आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद आपका आता है वर्ग विभाजन। वर्ग विभाजन में जैसे कि का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। का वर्ग के अंदर कौन कौन से वर्ण आते हैं? क ख ग घ ङ। चा के अंदर च छ ज झ या,
ता के अंदर टटडडा ततदना पहवमा, तो ये सभी जो वर्ण हैं ये वर्ग विभाजन है, और इनको वर्णों का कौन सा प्रथम वर्ग बोलते हैं का को, खा वर्ण को हम द्वितीय बोलते हैं, फिर तृतीय। तो ये वर्ण भी आप लोग याद रखना, समझ गए होगे आप लोग, इसको पता होना चाहिए, थोड़ा सा आगे काम आएगा। अब इसके बाद जो हमारा मेन सूत्र आता है वो ये आता है, ये इंपॉर्टेंट सूत्र है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, इसको समझना जरूरी है। जिस सूत्र का नाम है उ कालो ह्रस्व दीर्घ प्लुत, उ कालो ह्रस्व दीर्घ प्लुत, इसकी जो वृत्ति है ऊश्चा हुआ, ई वा काल इव कालो यस्य सुवाच क्रमात् ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा स्यात्। अब देखो यहाँ पर कई लोग मुझसे प्रश्न पूछते हैं कि भैया वृत्ति लिखना जरूरी है कि नहीं, तो मैं फिर से आपको बता दूं, वृत्ति लिखना दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे यूनिवर्सिटी में जहां पर इतना क्लासिकल पढ़ाई नहीं होती है, तो अगर आप वृत्ति नहीं लिखोगे तब भी आपको मार्क्स मिलेंगे, लेकिन कुछ स्पेशल सूत्रों में वृत्ति लिखना बहुत जरूरी है, और वो कौन से सूत्र है मैं आपको बताऊंगा। जैसे ये सूत्र पूछ ले तो इसकी वृत्ति आप स्किप कर सकते हो, लेकिन ट्राई करना यहां तक याद हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है, कभी कभी एग्जामिनर काट लेता है, पर यहाँ पर आपको मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि मेरे कई फ्रेंड्स थे जिन्होंने वृत्ति नहीं लिखी थी, उनको मार्क्स मिल गए थे, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी भाई आप लोग जानते हो, अब क्या ही कहूँ, ज्यादा बोलूंगा नहीं। तो इस तरीके से आप लोग जो है, अब क्या है सूत्र का मतलब ये बता देता हूँ, ऊश्चा ऊश्चा ऊश्चा, देखिए मैंने बोला जब ये, जैसे मान लो आपने बोला रोहित, तो ये क्या हो गया, ह्रस्व संज्ञक हो गया, धीमी आवाज में आपने रोहित बोला, एक मात्रा में आपने उच्चारण किया। अब आपने कहा रोहित, तो ये मैंने दो मात्रा में उच्चारण किया, तो ये हमारा क्या हो गया, दीर्घ संज्ञक हो गया। और उसी जगह मैंने बोला रोहित, तो यहां पर मैंने और तेज साउंड बढ़ाया, तो ये हमारा क्या हो गया, प्लुत संज्ञक हो गया। तो यही ये सूत्र कहता है कि उस स्वर्ण का उच्चारण जितने समय में लगता है उसे एक मात्रा काल कहते हैं, जैसे रोहित एक मात्रा की ह्रस्व संज्ञा होती है, और जब उच्चारण में दो मात्रा लगती है रोहित, तो वहां पर हम उसे क्या कहते हैं, दीर्घ संज्ञक। और जब चिल्ला दोगे आप रोहित, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्लुत संज्ञक कहेंगे। ये छोटा सा सूत्र है, समझ गए होगे आप लोग, बहुत अच्छे एग्जाम्पल से समझाया है। इसके बाद ये जो सूत्र आता है, इसको भाई थोड़ा सा आप लोग पढ़ने का प्रयास करना, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, उच्चैर उदात्ता। इसका मतलब है कि जब आप तालु आदि स्थानों से, अपने तालवादी स्थान के उद्धव भाग से जब आप उच्चारण करते हो, तो उसे हम अनुदात संज्ञक वर्ण कहते हैं। जैसे इसकी वृत्ति याद करने का प्रयास करना इंपॉर्टेंट है, तालवादेशु सभागेशु स्थाने अधोभागे निष्पन्नो जा अनुदात संज्ञक साथ, अर्थात जब तालु आदि नीचे के भाग से उत्पन्न होता है उसे हम अनुदात संज्ञक कहते हैं, नीचे के भाग से, सॉरी उल्टा बोल दिया था। तो जैसे मान लो आपने आ थोड़ा स्लो बोला, तो वो हमारा अनुदात संज्ञक हो गया। अब इसकी जो पहचान है वो ये है, कभी कभी आप देखते हो वैदिक आप लोग पढ़ रहे होगे इस सेमेस्टर, तो उसमें कभी कभी आ लिखा रहता है, उसके नीचे एक ऐसे लाइन लग जाती है या ऊपर लाइन लग जाती है, तो नीचे अगर लाइन लगी है तो समझ जाओ वो अनुदात वर्ण है, अर्थात उसका उच्चारण कम समय में होता है, या उसका उच्चारण तालु आदि के नीचे भाग से होता है। उसके बाद जो ये हमारा, मैंने अनुदात संज्ञक आपको बता दिया। उदात संज्ञक क्या होता है, जिसमें ऊपर के भाग से उच्चारण होता है, तालवादेशु स्थानेशु अधोभागे, ऊपर के भाग से उच्चारण होता है। इसमें आपको वर्ण लिखे रहेंगे, जैसे लिखा है आ, तो उसके ऊपर ऐसे एक डंडा लगा रहेगा, ये आप लोग वैदिक पढ़े होंगे, वैदिक लिटरेचर, उसमें ऐसा मिलता है। तो जब आप तालवादी स्थानों के ऊपरी भाग से उच्चारण करोगे तो वो उदात संज्ञक हो जाएगा, और नीची वर्ण से, नीचे स्थान से करोगे तो उसे अनुदात संज्ञक कह देंगे। समझ गए होगे आप लोग। इसके बाद जब कभी उच्चारण आपका मिडिल में हो जाए, मतलब ना मध्य भाग से हो जाए, ना बहुत ऊंचा ना बहुत नीचा, उसे हम कहते हैं, उसे हम स्वरित वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वरित कहते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है उदातो अनुदातत्वे वर्ण धर्मे समाहिते, अर्थात उदात अनुदात के वर्णों के धर्म के समाहित से यत्र स्वच स्वरित संज्ञा साथ, उसे हम स्वरित संज्ञा कहते हैं। जब अच से उदित और अनुदात दोनों का मिश्रित से हो वर्ण, तो उसे हम स्वरित संज्ञक वर्ण कहते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे, यहाँ पर मैंने एक फ्लोचार्ट बना रखा है, देख सकते हो। और ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, इसको जरूर करके जाना, क्योंकि इससे जो है भाई इंपॉर्टेंट मैंने लिख रखा है, इससे प्रश्न हमेशा आता है। पिछली बार नहीं आया था, उससे पहले आया था, उससे पहले भी आया था, इस बार भी 100% चांस से पूछेगा। अनुनासिक संज्ञा पूछ लेगा, क्या है बताओ। तो आपको पहले सूत्र याद होना चाहिए, मुख्य नासिका वचनो अनुनासिका, ये हमारा सूत्र है।
मुख सहित नासिका यो उच्चारण मारो वर्णनो अनुनासिक संज्ञा स्यात्। इसकी वृत्ति भाई इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से बोल रहा हूँ। इसकी वृत्ति याद करने का प्रयास आप लोग करिएगा, जो लोग याद कर सकते हो। जो नहीं याद कर सकते हो कोई नहीं भाई, हिंदी अच्छे छापाना, नंबर पा जाओगे। तो इसकी हिंदी क्या होगी, देखो, मुख सहित नासिका उच्चारण मानो, अर्थात मुख और नासिका से जिन वर्णों का उच्चारण होता है उसे हम अनुनासिक संज्ञा कहते हैं। जैसे यम गणनम, ये सभी सूत्र जब, ये सभी वर्ण जब आप बोल रहे हो तो इनका उच्चारण मुख के साथ साथ नासिका से भी हो रहा है, इसलिए इसे हम अनुनासिक संज्ञा कहते हैं। भाई समझ गए होगे। इसमें बाकी बहुत कुछ लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ लेना। नोट्स मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं, बार बार नहीं बोलूंगा। नीचे टेलीग्राम की एक लिंक होती है, उसमें जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, नोट्स मिल जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स हैं। बस ध्यान देना आराम से, उन नोट्सों को सिर्फ पढ़ना नहीं है। नहीं, कई लोग होते हैं एग्जाम से पहले निकाले पढ़ रहे हैं। भाई ग्रामर है, थोड़ा बहुत लिख लोगे तो काम आएगा, क्योंकि जब आप इस सूत्र को लिखने वहां जाओगे ना, मुख नासिका वचनो अनुनासिका, मैं गारंटेड दे सकता हूँ इसको लिखने वाले बहुत कम लोग हैं, लिख नहीं पाओगे अगर आपने कभी भी प्रैक्टिस नहीं की है, क्योंकि क्लास में तो टीचर कम क्लास लेते हैं। अगर आपने कभी लिखा नहीं है ना, तो आप इसको लिखोगे तो इसमें मिस्टेक्स कर दोगे। हो सकता है आप ये अनुनासिक वाला ये वर्ण ना लगा पाओ, या अनुनासिक की जगह कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाए। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, मेरे नोट से अगर एक बार आप लिखने की प्रैक्टिस कर लेते हो, जो जो मैं इंपॉर्टेंट बताता हूँ सिर्फ उतना ही कर लेते हो एक बार, तो आप वहां लिखने में आराम करो। क्योंकि क्या है कि एग्जामिनर ये सब चीज देखता है। मान लो किसी ने सूत्र ही गलत लिख दिया तो वहां पर वो मार्क्स कट कर सकता है। खैर छोड़ो, आगे चलते हैं। और यहाँ पर देखो, छोटी सी वृत्ति है, बता देता हूँ। इसमें लिखा हुआ है कि आ ई उ के 18 भेद होते हैं, प्रत्येक अष्टादश भेदा, और ली वर्ण से द्वादश, जो ली वर्ण है उसके 12 भेद होते हैं। तस्य दीर्घ वो दीर्घ होता है, और एचम अपनी द्वादश, ए वर्ण के जो भी वर्ण होते हैं उनके 12 भेद होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये, इसको छोड़ सकते हैं। इसके बाद भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सवर्ण संज्ञक सूत्र। आपसे पूछेगा सवर्ण संज्ञक बताएं, तो इसका जो सूत्र है वो क्या है, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। पदच्छेद करो तो और अच्छा है भाई। तुल्यास्य प्रयत्नम प्रथमा विभक्ति में है। तालु आदि के उच्चारण स्थान और अभ्यंतर प्रयत्न सवर्णम सवर्ण संज्ञक होते हैं। अर्थात जब तालु आदि स्थान में कुछ ऐसे वर्ण होते हैं जो आभ्यंतर प्रयत्न और उनके उच्चारण स्थान सेम होते हैं, उनको हम सवर्ण संज्ञक कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्थान और अभ्यंतर प्रयत्न एक समान होता है उसे हम सवर्ण संज्ञक कहते हैं। जैसे का और खा। अब आप लोग के मन में क्वेश्चन उत्पन्न होगा, उच्चारण स्थान अभ्यंतर प्रयत्न क्या है, तो कोई टेंशन नहीं है भाई, वो यहाँ पर मैं लेके आया हूँ। ये टेबल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो भाई जरूर करके जाना। एक आप प्रत्याहार करके जाओ, सवर्ण संज्ञक सूत्र करके जाओ, अनुनासिक सूत्र करके जाओ, और ये टेबल आप कर लो, क्योंकि इससे क्वेश्चन आएगा 10-15 नंबर का। अगर आपने संज्ञा प्रकरण में ही इतना अच्छे से कर लिया ना, तो मैं बता रहा हूँ आप पास तो हो जाओगे आराम से। लेकिन अगर आपने संज्ञा प्रकरण में ही झोल बना दिया तो फिर भाई संधि, क्योंकि लेवल की नहीं होती संधि में, तो आप चले ही जाओगे। संधि भी मैं पढ़ाऊंगा, और लास्ट में मैं एक वीडियो डालूंगा दिसंबर के आसपास, जिसमें मैं आपको एक पीवाईक्यू हैंड रिटेन वे में बताऊंगा। उसको आप लोग देख के जाना। किसी को अगर कुछ नहीं आ रहा है तो वही करके चले जाना, उससे भी आप काम बराबर का कर जाओगे अगर रिपीट हो गया तो। नहीं तो भाई जो जो बता रहा हूँ ये पढ़ लो, काम हो जाने वाला है। तो ये आपको समझना है। इसमें क्या है, उच्चारण स्थान क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा। जैसे लिख देगा का उच्चारण स्थान क्या है, तो आप बताओगे कंठ है। इसकी वृत्ति दे रखी है, अकु विसर्जा निया नाम कंठा। इसमें जो भी वर्ण आ रहे हैं इनमें पूछ लेगा छा का उच्चारण स्थान क्या है, आप लिखोगे तालु। इसकी वृत्ति क्या है, इचु यशानम तालु। वृत्ति इसमें भी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन पूछेगा तो आपको सिर्फ ऐसे लिखना है। जैसे मान लो पूछ लिया ठा का उच्चारण स्थान क्या है, आपको याद होना चाहिए मूर्धा है। मूर्धा के अंदर क्या क्या आते हैं, री आता है, डड़ा आता है, राव शाह आता है। ये आपको याद होना चाहिए कि मूर्धा के अंदर कौन कौन से वर्ण आते हैं, ओष्ठ के अंदर कौन कौन से वर्ण आते हैं, नासिका के अंदर कौन कौन से वर्ण आते हैं। ये सब आपको पता होना चाहिए, तभी आप लिख पाओगे, नहीं तो नहीं लिख पाओगे। इस टेबल को आप बार बार देखना, आपको याद हो जाएगा। वृत्ति इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। जिन लोगों को आगे संस्कृत में जाना है वो तो भाई वृत्ति याद कर लो, उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। जिनको यूजीसी नेट वगैरह देना है, बाकी जिनको सिर्फ पास करना है वो सिर्फ आप तो इनको याद कर लो अच्छे से, इतना कर लो आपका काम हो जाएगा। अभी मैं आपको एक इससे इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू बताता हूँ। यहाँ पर देखो, कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिनका 2-2 उच्चारण स्थान होता है। जैसे ड़ा नासिका तालु से उच्चरित होता है, माँ जो है नासिका ओष्ठ से होता है, ड़ा जो है नासिका कंठ से होता है। ये सब आप लोग देख लेना। इसके बाद एक उच्चारण वाले कुछ स्थान दे रखे हैं। इसके बाद भाई सबसे इंपॉर्टेंट आता है आभ्यंतर प्रयत्न। ये तो भाई बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, इसको भी समझ लो, क्योंकि जो क्वेश्चन आएगा वो आपसे पूछेगा। जैसे उसने लिख दिया का,
तो आपसे कहेगा कि भाई ये बताओ का अभ्यंतर प्रयत्न क्या है, आप लिखोगे स्पर्श स्पृष्ट है, और आपसे पूछ लेगा का उच्चारण स्थान क्या है, तो का उच्चारण स्थान क्या था, उम्मीद होगी आपको याद नहीं होगा, कंठ था। क्या था, कंठ। याद होगा तो बहुत अच्छा है। तो इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन एक आने वाला है, अभी मैं पीवाईक्यू बताता हूँ इसके बाद ही है। तो आप लोग इतना समझ लो, अभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार के होते हैं। स्पर्श स्पृष्ट, जिसके अंदर कादियो मावसाना अर्थात का से लेकर माह तक स्पर्श वर्ण आते हैं, इसकी वृत्ति भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ईसत स्पृष्ट दूसरा है, जिसमें 11 लवा आता है, इजिली याद हो जाएगा। ईशत द्विवृत्त में श हा आता है, आराम से याद हो जाएगा। इसके बाद जो है विवरित होता है, जिसमें सारे स्वर आते हैं, ये भी आप लोग इजिली याद कर सकते हो। और समृद्ध जो होता है, इसमें अप्रयोग होता है। तो 5 प्रकार के आभ्यंतर प्रयत्न होते हैं, इनको अच्छे से कर लेना। उसके बाद हमारा बाह्य प्रयत्न आता है, जो 11 प्रकार का होता है भाई। बाह्य प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न में एक बार फिर से बता देता हूं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बाह्य प्रयत्न से क्वेश्चन अभी पिछले कुछ 2-3 साल से पैटर्न में नहीं पूछ रहा है, वो आपसे सिर्फ उच्चारण स्थान और अभ्यंतर प्रयत्न पूछ लेता है। बाह्य प्रयत्न फिर भी मैं बता देता हूं, इसमें कुछ डिफरेंस होते हैं। जैसे जो भी खर प्रत्याहार के वर्ण होंगे वो हमारे विवार श्वास घोष अघोष में आएंगे, और जो भी हमारे हर्ष प्रत्याहार के वर्ण होंगे वो सभी सवार नाथ घोष में आएंगे। अल्प प्राण में सभी सारे प्रथम तिथि पंचम वर्ण आते हैं, और महाप्राण में द्वितीय चतुर्थी आते हैं, और उदात अनुदात स्वरित में सारे स्वर आते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप लोग स्किप भी कर सकते हो। अब देखो मैं पीवाईक्यू आपको दिखाता हूँ। पीवाईक्यू में ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, कहेगा कि निम्नलिखित वर्णों के स्थान और उनके अभ्यंतर प्रयत्न बताओ। तो पहले उच्चारण स्थान बताना है, फिर अभ्यंतर प्रयत्न बताना है। आप टेबल बना दोगे तो अच्छा रहेगा, बाकी ऐसे भी लिख सकते हो। जैसे आया आ, तो आ का उच्चारण स्थान क्या था, कंठ, और इसका अभ्यंतर प्रयत्न क्या था, संवृत, मैंने अभी पीछे बताया है। चा का जैसे तालु है, और उसका अभ्यंतर प्रयत्न क्या है, स्पृष्ट। इस प्रकार से आपको करना पड़ेगा। जैसे ली का क्या होता है, दंत होता है उच्चारण स्थान, और उसका अभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है, विवरित होता है। मेरी टेबल जो मैंने आपको पीछे दी है उसमें देखना सब कुछ मिल जाएगा। आपको अच्छे से एक बार टेबल याद करनी पड़ेगी। ये आपको लगभग 10 से 15 मार्क्स का आ जाएगा। ये और प्रत्याहार अच्छे से करके आपको जाना ही जाना है। इसके बाद भाई हमारी आती है संहिता संज्ञा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी गारंटेड आएगी भाई, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इंपॉर्टेंट है, इसको तो बिना नहीं छोड़ना है, आपको करके ही जाना है। परासन्निकर्षा संहिता, ये इसका हमारा सूत्र है। वर्णा नाम अतिशयिता सन्निध संहिता संज्ञा स्यात्, इसको याद कर लेना, इसकी वृत्ति इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहा हूँ। वर्णों की अत्यंत समीपता को हम संहिता संज्ञा कहते हैं। जैसे कुछ वर्ण होते हैं जिनमें वर्ण बीच में स्वर नहीं आता है, केवल लगातार वर्ण आ जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, संहिता संज्ञा कहते हैं। अर्थात आप संधि भी इसे बोल सकते हो। जैसे इंद्र होता है, तो इंद्र के वर्ण में आप नोटिस करोगे कि दा और रा जो है वो लगातार आ रहा है, उसमें कोई स्वर नहीं आ रहा है। लगातार वर्णों व्यंजन जो है वो जब साथ में आ जाए, उनकी जो संहिता होती है, सन्निधि, उसको हम कहते हैं, क्या बोलते हैं, संहिता संज्ञा बोलते हैं। तो आप लोग इसको कर लेना, बहुत जरूरी है, इसमें लिखी हुई है कहानी, अच्छे से आप लोग पढ़ लेना। संयोग इसके बाद आता है, हलो अंतरा संयोगा। हलो अंतरा संयोगा, ये भी इंपॉर्टेंट सूत्र है भाई, गारंटेड आएगा, ये सब आप लोग पूछ लेगा। हलो अंतरा संयोगा। हल, हल में क्या होता है, व्यंजन, व्यंजन वर्णों का व्यवधान रहित जब संयोग होता है, अर्थात मुझे लगता है मैंने इंद्र वाला एग्जाम्पल गलत दे दिया। इंद्र वाला एग्जाम्पल यहाँ पर आएगा कि जब व्यंजन लगातार आएंगे, उसका मतलब ही वही है, उसमें भी संयोग की बात हो रही है कि जब वर्णों की अति समीपता होगी तो उसे हम संहिता संज्ञा कहेंगे। पर यहाँ पर उसका प्रैक्टिकल कर रहा है, यहाँ पर वो कह रहा है कि जब व्यंजन, हल कोई व्यंजन बोलते हैं, हल प्रत्याहार में सारे व्यंजन आते हैं, जब उनका व्यवधान रहित अर्थात किसी में बीच में कोई स्वर नहीं आता है, तो उसे हम कहते हैं संयोग संज्ञा। इसकी वृत्ति भी जरूर याद करना इंपॉर्टेंट है। अजविव भविता हल संयोग संज्ञा स्यात्, अर्थात अचों के स्वरों से रहित जब सभी व्यंजनों का संयोग हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, संयोग संज्ञा कहते हैं। जैसे इंद्र, देखो इंद्र का एग्जाम्पल यहाँ पर आ रहा है। अब आप यहाँ पर देखोगे तो ना और दा और रा लगातार आ रहे हैं, इनके बीच में कोई स्वर नहीं आ रहा है, इसलिए ये हमारा क्या होगा, संयोग संज्ञा होगा। इसके बाद जो हमारा अगला सूत्र है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट सूत्र, 101% लिख सकता हूं भाई, ये आएगा, पिछले हर बार से ये आ रहा है, इसको करके ही करके जाना। और इसकी बहुत ही सिंपल स्वीट सी आसान सी वृत्ति है, सुप तिगंतम च पद संज्ञा स्यात्, इसकी वृत्ति याद कर लेना। पदच्छेद कर पाओ तो करो, नहीं कोई बात ही नहीं है, कर लोगे तो अच्छा है। तो यहाँ पर क्या है, जो सुबंत और तिगंत होते हैं प्रत्याहार,
उनकी क्या होती है, पद संज्ञा होती है। अब सुबंतिगंत होते क्या हैं, तो सुबंतिगंत ये होते हैं सु औजस अम और अशश टाभ्याम भिस गेभ्याम भिस घसी भसाम भिस, ये आप लोग जानते होंगे, जरूरी नहीं है इसको आप लिखो, ये तो मैंने थोड़ा सा विद्वानता दिखाने के लिए यहाँ पर लिख दिया है, बाकी जरूरी नहीं है कि आप एग्जाम में इनको लिख के आओ। आप शांति से छोटी सी स्वीट सी डिफिनेशन यहाँ पर लिख देना, सुप्तिकंतम से पद संज्ञा के साथ आपका काम हो जाएगा। तो भाइयों इसके बाद और मेरे हिसाब से कुछ नहीं बचा है, सॉरी कुछ नहीं बचा है। तो मैंने आपका जो संज्ञा प्रकरण का रिवीजन है वो 40 मिनट के अंदर करा दिया है 2 वीडियोस में। आप अच्छे से इन 2 वीडियोस को देख लेना, पूरा संज्ञा प्रकरण और इंपॉर्टेंट क्या क्या है, मैंने जिस जिस पर इंपॉर्टेंट टिक लगाया है वही वही इंपॉर्टेंट है। आप इतना अच्छे से कर लोगे तो आपको मैं बता रहा हूँ संज्ञा प्रकरण ही अगर आपने मैंने दोनों मेरे वीडियोस अच्छे से कर लिए और जो जो मैंने इंपॉर्टेंट बताया उसको एक बार आप लिख के चले गए तो आप गारंटेड पास हो जाने वाले हो। बाकी तो मैं आपको और बताऊंगा ही, पर ये पास होने के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आप अच्छे से संज्ञा प्रकरण पढ़ते हो तो आपके 30 मार्क्स कहीं नहीं गए हैं। पिछली बार के पीवाईक्यू में भाई कम से कम 35 नंबर का शायद संज्ञा प्रकरण आया था, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा, लास्ट में एक वीडियो भी लाऊंगा। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, थोड़ा प्यार दिया करो, आप लोग देखते नहीं हो तो थोड़ा सा बुरा लगता है, खैर छोड़ सकते हैं। बाकी इसके बाद संधि प्रकरण भी आएगा, इस वीक में संधि प्रकरण डालूंगा, फिर समास भी पढ़ाऊंगा, समास छोड़ूंगा नहीं। जो और भाई जो लोग पढ़ रहे हो उनके लिए वन शॉट रिवीजन है, तगड़े से आप अच्छे से कर लो, क्योंकि मैं देखो बहुत डीप में नहीं जा रहा हूँ, मैं वन शॉट के हिसाब से बता रहा हूँ ताकि आपका काम हो जाए, आपको नोट्स बता रहा हूँ कैसे लिखना है। तो चलिए खत्म करते हैं, धन्यवाद मित्रों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक